हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे बजट 2021-22 डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी यूपीएससी का प्रीलिम्स होने वाला है। 10 अक्टूबर को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीलिम्स भी दिसंबर में होने वाला है। और बजट हमेशा से किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। ठीक है, उनका फेवरेट टॉपिक रहा है पूछने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बजट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात कि बजट सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आम नागरिकों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बजट से हमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेने वाली है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में हमें पता चलता है। तो इस लिहाज से बजट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन बजट। सबसे पहले बजट के बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं कि बजट होता क्या है। तो बजट क्या है? एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बजट जैसा कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। बजट के जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज होता है वर्ड। वार्षिक वित्तीय जो वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो 2021-22 का बजट अपने आप में एक यूनिक है। ठीक है, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सबसे पहला कारण है क्योंकि इस साल का बजट ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब हम कोविड-19 से जूझ रहे हैं। ठीक है। और कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया और उस लॉकडाउन के कारण हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स झेलने पड़े। ठीक है, हमारी जीडीपी नीचे चली गई। तो पहला तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि इस साल कुछ नई चीज़ें इनिशिएटिव ली गई हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जनरली बजट में क्या होता था। बजट का मीनिंग क्या है? बजट का मीनिंग है, बजट बॉगेट वर्ड से बना है, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है और जिसका मतलब है रेड सूटकेस। बट इस साल का बजट डिजिटली उसको प्रेजेंट किया गया है। इस साल के बजट को डिजिटली प्रेजेंट किया गया है। ठीक है। तो ये अपने आप में एक यूनिकनेस है। वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल गवर्नेंस, और डिजिटल बजट इज द पार्ट ऑफ दैट डिजिटल इंडिया। तो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन देकर कि क्या इस साल के बजट का क्या स्पेशल फीचर है। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये इस डिकेड का पहला बजट है। कौन सा डिकेड? 2020 से 2030 का जो डिकेड है, दशक है, उसका ये पहला बजट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या यूनिक फीचर है कि इस साल बजट में आत्मनिर्भर भारत का विजन प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 2020 में गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत योजना स्टार्ट की थी। ठीक है। तो इस बजट में उस आत्मनिर्भर भारत योजना का विजन प्रेजेंट किया गया है कि क्या विजन है उसका। ठीक है। तो इन सब कारणों से इस साल का बजट हमारे लिए काफ़ी यूनिक है। दूसरा, इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, इसके एम की बात करते हैं बजट की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बजट प्रपोजल विल फर्दर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लेइंग अ विजन फॉर आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। तो पहला एम क्या है? आत्मनिर्भर भारत का जो विजन है, ठीक है, जो दृष्टिकोण है आत्मनिर्भर भारत का, जो एम है, उसको ये बजट प्रेजेंट कर रहा है। ओके। दूसरा,
दूसरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द संकल्प ऑफ नेशन फर्स्ट डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो दूसरा संकल्प क्या है? दूसरा संकल्प है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि ये नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम, मतलब राष्ट्र को प्रथम इम्पॉर्टेंस देना है, उसके संकल्प को ये पूरा कर रहा है। और क्या कर रहा है? और क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है? फार्मर्स के इनकम को डबल करना। आपको पता हो कि गवर्नमेंट ने डबलिंग फार्मर्स इनकम का कंसेप्ट लाया था, ठीक है, तो उस कंसेप्ट को भी ये अचीव करने में मदद करेगा बजट। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारी अवसंरचना होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए और हमारे डेवलपमेंट को वो सपोर्ट करे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हेल्दी इंडिया, ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव है? हेल्दी इंडिया, स्वस्थ भारत, ठीक है। स्वस्थ भारत इसलिए क्योंकि अगर भारत स्वस्थ होगा तो हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल की तरह वर्क करेगा और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होगा। गुड गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है, नेक्स्ट क्या एम है? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप हो वो कम हो, ठीक है, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कम हो, गवर्नेंस अच्छा हो, प्रशासन अच्छा हो। गवर्नमेंट का मेन रोल क्या हो? गवर्नेंस देना, प्रशासन देना, ठीक है, ताकि लोग अपना डेवलपमेंट खुद कर सके। गवर्नमेंट क्या है? एक प्लेटफॉर्म दे, एक लेवल प्लेइंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे और उस पर पीपल, लोग अपने भाग्य का फैसला खुद कर सके, ठीक है, इसको कहते हैं गुड गवर्नेंस, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सही हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, नेक्स्ट एम क्या है इस बजट का? अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हैज़ अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने युवाओं को अवसर प्रदान करें। एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन आपने सुना होगा कि एजुकेशन वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन पे इस बजट में ध्यान दिया गया है। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विमेन आर द 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन। अगर विमेन एम्पावर्ड होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ को हम 50% से बढ़ा सकते हैं। विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ में और इससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डबल हो सकता है क्योंकि विमेन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन है। एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है समावेशी विकास, मतलब सभी सेक्शंस को लेके चलना, ठीक है। हमारे समाज में बहुत सारे सेक्शन हैं, ठीक है, बहुत सारे डाइवर्स सेक्शन हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, कुछ लोग बड़े कास्ट से हैं, कुछ लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, कुछ लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो समावेशी का विकास का मतलब होता है सभी सेक्शंस को लेके चलना ताकि भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ठीक है। अगर कोई सेक्शन छूटता है तो हमारे लिए बेनिफिट नहीं होगा, इसलिए हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे बात की है। ओके, तो इसके अलावा एक और लक्ष्य है, इस बजट का 2021-22 के बजट का कि 2015-16 के बजट में गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिसेस किए थे। 2015-16 के बजट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि बजट 13 प्रॉमिसेस की गई थी बजट 2015-16 के बजट में गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका लक्ष्य है कि हम उस 13 प्रॉमिसेस का इम्प्लीमेंटेशन करें। इस बजट की सहायता से 2021-22 के बजट की सहायता से हम बजट 2015-16 में जो 13 प्रॉमिसेस की गई थी उसको फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करें उसका, ठीक है। तो ये हमारा बजट का लक्ष्य था। अब देखिए बजट को जो हमारा बजट प्रपोजल है, ठीक है, प्रपोजल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बजट को प्रेजेंट किया जाता है और एक प्रपोजल होता है कि ये हमारा इस साल का खर्च होगा और इस साल का खर्च होगा और इस साल का इनकम इतना होगा, ये प्रपोजल किया जाता है
और खर्च कहाँ कहाँ होगा ये हम उसमें प्रपोज करते हैं, बजट में प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। और वो जब पास हो जाता है बजट, तो वो बजट को फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बजट प्रपोजल 21-22 6 पिलर पे, जो बजट का प्रपोजल है 21-22 का, वो 6 पिलर पे आधारित है, ठीक है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, पहला पिलर है हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य एवं खुशहाली, ठीक है। दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। चौथा है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, और पांचवा है इनोवेशन एंड R&D, एंड द लास्ट वन इज मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि पहला जो पिलर है वो है हेल्थ एंड वेलबींग। हेल्थ एंड वेलबींग का मतलब है स्वास्थ्य एवं खुशहाली। अब देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य के साथ साथ खुशहाली भी है, ठीक है। तो देखिए खुशहाली का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सेटिस्फाइड हैं, उसमें हम खुश हैं, और हमारी एफिशिएंसी मतलब अधिक है, ठीक है। जब हम खुश होते हैं तो हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, और उससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी उत्पादकता बढ़ती है, और हम ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। जैसे कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये क्या बताता है कि हम कितना खुश होते हैं। अब भूटान इसमें सबसे आगे है। इसका मतलब नहीं है कि वो अमीर है, अमीर होना एक अलग चीज़ है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना एक अलग चीज़ है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ये अलग चीज़ है। इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है, ठीक है, इसको संख्या से हम बता सकते हैं, जैसे कि 5% GDP ग्रोथ, ठीक है, तो इसको बढ़ा के 10% कर दिए, तो ये संख्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ये क्वालिटेटिव टर्म है। इसका मतलब है ये गुणवत्ता से रिलेटेड है, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, किस तरह से हमें खुशहाली की ओर ले जा रहा है, इसको मेजर करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे हेल्थ के साथ साथ वेलबींग की भी बात कर रही है, खुशहाली की भी बात की जा रही है, ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है, आगे हम देखेंगे कि हेल्थ के साथ साथ मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ हमें न्यूट्रिशन, ठीक है, और साफ सफाई, ठीक है, हाइजीन, क्लीननेस एंड हाइजीन एंड न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना होगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और स्वास्थ्य के साथ साथ हम खुश, अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा हम खुश रहेंगे, और हेल्थ ये क्लीननेस एंड हाइजीन अच्छा होगा तो हमारा मानसिक विकास अच्छा होगा, ठीक है। और पोषण अगर अच्छा होगा तो हमारा जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पे हेल्थ एंड वेलबींग की बात की गई है, सिर्फ हेल्थ नहीं, हेल्थ के साथ साथ वेलबींग। दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ जो हमारे भौतिक पूंजी है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ जो हमारा भौतिक पूंजी है, ठीक है। भौतिक पूंजी का मतलब जो दिखता है, स्कूल्स, कॉलेज, रोडवेज, रेलवेज, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, भौतिक पूंजी हैं हमारे, ठीक है। एंड और साथ में ह्यूमन बीइंग भी एक फिजिकल कैपिटल है। दूसरा है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, वित्तीय पूंजी मतलब पैसे के रूप में, ठीक है, मनी के रूप में। जैसे शेयर मार्केट है, या फिर जो हमारा शेयर मार्केट है, या फिर कैपिटल है, FDI है, FII है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल कैपिटल में आता है। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, ठीक है। अवसंरचना मतलब फिजिकल कैपिटल में मशीन्स आ जाएंगे, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल उसे कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन करे, जो फर्दर प्रोडक्शन में भाग ले। जैसे कि मशीन क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। उसी तरह ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल क्या होता है, पैसे के रूप में, वित्त के रूप में कैपिटल, पूंजी जो कि फर्दर प्रोडक्शन करे, जैसे इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सेकंड हमारा पिलर है। थर्ड पिलर इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड पिलर इज
इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। आपको पता है कि एस्पिरेशनल 2015 में गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल इंडिया का प्रोग्राम लॉन्च किया था। उसका मकसद था, शुरुआत में 115 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब 117 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हैं। 115 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में काफ़ी पीछे हैं, यानी हेल्थ में काफ़ी पीछे हैं, एजुकेशन में काफ़ी पीछे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी पीछे हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी पीछे हैं उनको ऊपर लेकर आना, ठीक है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना और उनको बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स जो डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है उनके लेवल पे लेकर आना, ये हमारा आकांक्षी भारत का सपना था। एस्पिरेशनल इंडिया प्रोग्राम का ये कंपोनेंट था और इसमें 115 पूरे इंडिया से 115 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था और उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ड्राइव किया गया था, ठीक है। तो जो थर्ड पिलर है हमारा कि एस्पिरेशनल इंडिया जो हमारा है, जो हमारे पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ऊपर लेकर आना, उनको आगे लेकर आना ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ठीक है। इंक्लूसिव मतलब समावेशी हो, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेकर आएँ ताकि समावेशी विकास हो भारत का। तो ये हमारा थर्ड पिलर है इस बजट का। चौथा पिलर है री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। मानव पूंजी क्या है? देखिए, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक है, मानव संसाधन है। इनको मानव पूंजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ह्यूमन कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम क्या करेंगे? इनको स्किल प्रोवाइड करेंगे और इनके हेल्थ और एजुकेशन पे ध्यान देंगे, ठीक है। हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एजुकेशन होगा तो ये उस एजुकेशन के हेल्प से प्रोडक्शन में काम कर सकते। तो सबसे मेन पूंजी करने का मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन करे, जो फर्दर उत्पादन करे। उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि अच्छा स्वास्थ्य हो, ठीक है, एजुकेशन हो, स्किल हो। तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स को स्किल प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन देंगे, उनके हेल्थ को अच्छा करेंगे तो वो ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या है? फोर्थ पिलर क्या है? री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, मतलब मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, ठीक है। हमारी प्रोडक्टिविटी जो कम गई है उसको फिर से ऊर्जा देना उसमें। इसके लिए हम क्या करेंगे? स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उन्हें डिफरेंट तरह के अवसर प्रदान करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पिलर है वो है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। मैंने अभी बताया था कि हमारे बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है? गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस का मैंने बताया था, गुड गवर्नेंस का मतलब है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब जो पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी होना चाहिए। जो यहाँ के लोग हैं वो अपना डेवलपमेंट खुद करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगी, बस। गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर का काम करेगी, ठीक है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी और जो यहाँ के लोग हैं वो खुद इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, खुद पार्टिसिपेशन करेंगे, खुद अपने भविष्य का फैसला लेंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी? एक लेवल प्लेइंग फील्ड से प्रोवाइड करेगी। कैसे करेगी? गुड गवर्नेंस से, ठीक है, प्रशासन से, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करेगी, डिस्क्रिमिनेशन को रोकेगी, ठीक है, न्याय देगी, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, अवसर प्रदान करेगी, इंडस्ट्री डेवलप करेगी। बाकी जो इंटरफेयर है गवर्नमेंट का वो मिनिमम होगा, मतलब कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से नियम वो चीज़ें नहीं बनाएगी, वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगी और वो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगी। तो ये 6 पिलर है हमारे बजट का, ठीक है, और हम एक एक पिलर पे बात करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। तो सबसे पहला पिलर है जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हेल्थ एंड वेलबींग का। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप गवर्नमेंट ने क्या लिया है? हेल्थ एंड वेलबींग वाले पिलर में गवर्नमेंट ने सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या लिया है? इस साल के बजट में कितना खर्च किया गया है हेल्थ एंड वेलबींग पे? 94,452, जैसा कि आपको दिख रहा होगा
ठीक है। देखिए, इस साल जो हेल्थ पे जो बजट का प्रोविज़न है, यानी जितना पैसा खर्च किया जाएगा वो कितना है? वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान में स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट परिव्यय कितना था? 2,83,846। ठीक है। स्वास्थ्य एवं खुशहाली के लिए बजट कितना है? 2,83,846। जो जबकि इस साल का बजट अनुमान 94,452 करोड़ है। ठीक है, जो कि वृद्धि कितनी हुई है? 137। ठीक है। तो इस साल के बजट में हेल्थ पे हमने कितना वृद्धि किया है? 137 करोड़। देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द बजट आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इज ₹2,23,846 करोड़ इन बजट estimate 2021-22 as against this year's budget estimate of, यानी पिछले साल हमारा जो बजट एस्टिमेट था, पिछले साल के बजट में जो हमारा बजट एस्टिमेट था वो था 94,452 करोड़। ठीक है, 94,453 करोड़ रुपए का बजट एस्टिमेट था हेल्थ पे। बट इस साल हेल्थ पे 2,23,846 करोड़ खर्च किया जाएगा। तो ये कितना परसेंट का इंक्रीज है? 137। दिस इज अ क्वांटम जंप। ठीक है, हेल्थ में हमने 137% की वृद्धि की है बजट में। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ जो बजट का एक्सपेंडिचर, इस साल के बजट का एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया गया है? बजट 2021-22 का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, वो कितना एस्टिमेशन है उसका? 34.83 लाख करोड़। 34.83 लाख करोड़। और इसमें से 34.83 लाख करोड़ में से हेल्थ पे कितना खर्च किया जा रहा है? 2,23,846 करोड़ हेल्थ पे खर्च किया जाएगा। हमारा बजट का टोटल खर्च कितना है? 34.83 लाख करोड़। ठीक है, ओके। तो ये सबसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया गया है कि बजट पे 137% की वृद्धि की गई है। ठीक है, हेल्थ के बजट पे 137% की वृद्धि की गई है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने एक नई योजना स्टार्ट किया है। गवर्नमेंट ने एक नया योजना स्टार्ट किया है, उसका नाम है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, इस योजना के तहत क्या क्या किए जाएंगे? तो इस योजना के तहत पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्कीम लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया है इस बजट में। और इसके अंतर्गत ठीक है, क्या क्या किया जाएगा? कैपेसिटीज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, जो हमारा प्राथमिक, माध्यमिक और जो टर्शियरी हेल्थ सिस्टम है, उसमें उसको डेवलप किया जाएगा, उसकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा। कैपेसिटी करने का मतलब वहाँ डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो को बढ़ाया जाएगा। वहाँ जो इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट, उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसको और टेक्निकल बनाया जाएगा। जैसे कोविड-19 में वेंटिलेटर्स की बहुत ही कमी हुई थी। ठीक है, तो वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की जाएगी, खासकर टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम और फिर जो हमारा सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम है। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को और भी मॉडर्न बनाया जाएगा। तो इस तरह से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। दूसरा है कि
दूसरा इसमें क्या किया जाएगा, जो 602 ज़िले हैं, जो 602 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 12 जो केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल और ब्लॉक्स, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन। 602 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे एम्स हुआ, ठीक है, IGIMS हुआ, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में क्रिटिकल केयर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक प्रोवाइड की जाए। अब क्रिटिकल केयर क्या है, जैसे कोविड का केस था, उसमें क्रिटिकल सिचुएशन जो हुआ था जिसमें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी थी, ICU की ज़रूरत पड़ी थी, तो ऐसे अलग से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे, ठीक है, और उस ब्लॉक में क्रिटिकल डिजीज से रिलेटेड उसमें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद है एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म WHO के लिए जो रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, ठीक है, जो कि रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म हुआ साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, ठीक है, WHO का एक रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा जो कि रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म होगा साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में लाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन के क्षेत्र में क्या किया जाएगा, वैक्सीन के क्षेत्र में जो इम्पॉर्टेंट अनाउंस किया गया है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन को सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, यानी पूरे देश में न्यूमोकोकल वैक्सीन को उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ये सिर्फ 5 राज्यों तक ही सीमित है, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो अवेलेबल है वो सिर्फ 5 स्टेट में है, इसको पूरे देश में उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन से 3 तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, ठीक है, जैसे कि निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस। तो निमोनिया, सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस बीमारी के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी अभी सिर्फ 5 राज्यों में है और बजट में ऐसा प्रोविज़न है कि इसको देश के दूसरे भागों में भी उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है हेल्थ एंड वेलबींग के अंदर वो है पोषण मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो पोषण तत्वों को बढ़ाने के साथ साथ इसकी डिलीवरी, पहुंच एवं परिणाम को बेहतर करने के लिए सरकार ने पूरक पोषण कार्यक्रम, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम गवर्नमेंट विल मर्ज द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द पोषण अभियान एंड लॉन्च द मिशन पोषण 2। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को आपस में विलय करके, मर्ज करके एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, मिशन पोषण 2, ठीक है। तो मिशन पोषण 2 लॉन्च की गई है, जो कि 112 जो ज़िले हैं हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 112, उसमें पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर करने के लिए ये एक कदम उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है, मिशन पोषण 2, ठीक है। मिशन पोषण 1 पहले ही लॉन्च किया गया था, पोषण अभियान पहले लॉन्च किया गया था, मिशन पोषण अभियान, ठीक है। अब पोषण अभियान जो लॉन्च किया गया था उसका मकसद क्या था, उसका मकसद था कि टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, ठीक है, इनके न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना,
पोषण अभियान का क्या मकसद था, जो गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च किया था 2017 में के आसपास। तो उसका मकसद था कि चिल्ड्रेन, एडोलेसेंट और प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के न्यूट्रिशनल लेवल को बढ़ाना। और गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पोषण अभियान और पूरक पोषण कार्यक्रम क्या था कि पोषण के साथ, पोषण के लिए जो अनाज होते हैं, जो अनाज प्रोवाइड किया जा रहा था फ्री में, तो उसके साथ साथ एडिशनल चीज़ें भी दी जाने लगी थी, जैसे कि एग्स। ठीक है, तो इसको कहा गया था पूरक पोषण अभियान, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अब सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और पोषण अभियान दोनों को मर्ज करके एक नया अभियान स्टार्ट किया गया है। उसका नाम है मिशन पोषण 2, यानी पोषण अभियान सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये पोषण के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट कदम उठाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई एंड स्वच्छ भारत मिशन। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बोला गया है कि 500 जो अमृत टाउन होंगे, अमृत योजना 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसको 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड किया गया था। और इसका मकसद था अर्बन रिन्यूअल इन 500 सिटीज़। ठीक है, तो इस अभियान के तहत ही 500 जो अमृत टाउन होंगे वहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। क्या कि इस बजट में क्या अनाउंस किया गया है कि जल जीवन मिशन जो अभियान है, जल जीवन मिशन आपने पढ़ा होगा 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और इसका मकसद है टैप वाटर प्रोवाइड करना, हर घर तक टैप वाटर प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उस वाटर के क्वालिटी को भी इंश्योर करना। ठीक है, तो इसको 500 जो अमृत टाउन हैं वहाँ तक जल जीवन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जाएगी 500 अमृत सिटीज़ में। ठीक है, तो ये प्रोविज़न है इस साल के बजट में। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट पिलर था वो था फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या कदम उठाया गया है कि देखिए हमारा लक्ष्य क्या है, $5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करना। ठीक है, इंडिया का लक्ष्य है $5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करना। और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल हो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल होगा तभी हम फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, और फर्दर प्रोडक्शन करेंगे तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और हम $5 ट्रिलियन का जो हमारा सपना है उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होना, हमारे पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी हम प्रोडक्शन को और भी स्पीड अप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया गया है। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में खासकर वस्त्र उद्योग में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसा कि आपको पता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे क्यों जोर दिया गया है इस साल के बजट में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। लेबर इंटेंसिव करने का मतलब मैक्सिमम जो लेबर हैं वो इसी इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, वही वर्किंग है। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसलिए वस्त्र उद्योग को, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस साल टारगेट किया गया है। ठीक है, ताकि ये और भी ज़्यादा रोजगार का सृजन करे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो इसमें क्या किया गया है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क नामक योजना शुरू की गई है। ठीक है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, जिसको शॉर्ट में मित्र योजना कहते हैं। तो मित्र आपसे पूछा जा सकता है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। अब ये टेक्सटाइल पार्क क्या होगा, देखिए पार्क एक ऐसा एरिया होता है जिसमें एक ही तरह के
इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं, जैसे आईटी पार्क, और आईटी पार्क है तो उसमें आईटी से रिलेटेड ही इंडस्ट्री डेवलप करेंगे उस एरिया में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस छोटे से एरिया में, उस एरियाज में गवर्नमेंट क्या करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और इंडस्ट्री, फिर एक ही तरह के इंडस्ट्री डेवलप होते हैं। जैसे टेक्सटाइल पार्क है तो वहाँ पे डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होंगे, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पे टेक्सटाइल क्षेत्र में प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट किया है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। और दूसरा जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है PIL, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI योजना, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर में लाया गया है। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर में, लगभग 13 सेक्टर्स में PLI योजना लाया जा चुका है, ठीक है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना लाया जा चुका है। तो और इस बजट में क्या अनाउंस किया गया है कि टेक्सटाइल क्षेत्र में PLI योजना लाया जाएगा। अब ये PLI योजना क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है? देखिए, PIL स्कीम को समझिए। PIL का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई भी प्रोडक्शन जो यूनिट है, यानी कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उनका ग्रॉस प्रोडक्शन उनको एक इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। उनके ग्रॉस प्रोडक्शन का 5% जो राशि होगी, ठीक है, ग्रॉस प्रोडक्शन का 5% जो अमाउंट होगा, उनको प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, उनको इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये जो अमाउंट है वो तभी दिया जाएगा जब उत्पादन में, जब प्रोडक्शन में हर साल लगातार वृद्धि हो रहा हो, ठीक है, हर साल प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा हो हर साल, ठीक है, तभी उन्हें उनके ग्रॉस प्रोडक्शन का, सकल उत्पादन का 5% उनको इंसेंटिव के रूप में उन्हें राशि दी जाएगी, ठीक है। इंसेंटिव के रूप में राशि दी जाएगी, मतलब उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाया गया है। अब देखिए, ये जो मित्रा मतलब मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा गवर्नमेंट के द्वारा, वो प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट यूज होगा। प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट अरुण जेटली ने दिया था। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, आपको बस इस पार्क में इंडस्ट्री डेवलप करना है और उत्पादन को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। आपका काम क्या है, प्रोडक्शन करना, ठीक है, उत्पाद और प्रोडक्शन को हर साल बढ़ाना, ठीक है। और जो फैसिलिटी होगी वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो प्लग एंड प्ले का मतलब है गवर्नमेंट आपको सारी फैसिलिटी जो भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए फैसिलिटी चाहिए वो देगी, जैसे बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी फैसिलिटी आपको देगी। बट आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हर साल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है अवसंरचना है, इसी का पार्ट है, इसी पिलर का पार्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है वो है कि दिसंबर 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की घोषणा की थी, ठीक है, जिसमें 835 परियोजनाओं यानी प्रोग्राम्स की घोषणा की गई थी। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत 835 प्रोजेक्ट्स को
डिक्लेयर किया गया था। अब इसको एक्सपैंड करके 7400 प्रोजेक्ट्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है? ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्या है, इसको समझते हैं कि एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, यानी जो रोडवेज होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे या फिर स्टेडियम होगा, ये मॉडर्न वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सारी चीज़ें होंगी ताकि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे जानने योग्य बात क्या है कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में का मतलब का मकसद है ईज ऑफ लिविंग, जीवन को सुगम बनाना। ठीक है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जिससे हमारा जीवन सुगम हो, यानी एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था हो, हेल्थ की अच्छी व्यवस्था हो, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स हों, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हों, रोडवेज हों, ठीक है, रेलवेज हों, तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हों। अब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कौन कौन से प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है? ठीक है, ये कितने प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था? 835। 2019 में जब इसे स्टार्ट किया गया था तो 835 प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल थे। अभी इस साल इस बजट में इसे 7400 प्रोजेक्ट्स में इसको बढ़ाकर 7400 प्रोजेक्ट्स कर दिया गया है, इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें वैसे प्रोजेक्ट को शामिल किया जाता है जिनका इन्वेस्टमेंट, जिनका लागत, ठीक है, जिनका इनपुट कॉस्ट 100 करोड़ से ज़्यादा हो। ठीक है, 100 करोड़ से ज़्यादा जिनका इन्वेस्टमेंट हो, उन्हीं प्रोजेक्ट को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, और इसमें दोनों तरह के प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? वैसा प्रोजेक्ट जो फर्स्ट टाइम इनिशिएट हुआ हो, जो पहली बार जिस प्रोजेक्ट को की शुरुआत की गई हो, उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट किसे कहते हैं? जो प्रोजेक्ट पहले से ही चलता आ रहा हो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया हो। ठीक है, उसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो इसके लिए अब चूंकि 7400 प्रोजेक्ट हो चुका है, तो इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो उस फाइनेंस को पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने की व्यवस्था कही गई है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म डेब्ट चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो छोटे समय के लिए नहीं होते हैं, वो सालों साल प्रोजेक्ट चलते हैं। तो उसके लिए जो फाइनेंस होना चाहिए, वित्त जो उसके लिए होना चाहिए, वो डेब्ट फाइनेंसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग। इसके लिए लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए एक प्रोफेशनली मैनेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी। एक प्रोफेशनली मैनेज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी। ठीक है, ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस कर सके, उसकी वित्त के व्यवस्था कर सके अवसंरचना के लिए। तो इसके लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा और उसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ऐसा वित्त मंत्री ने अनाउंस किया इस बजट में। गवर्नमेंट ने इसके लिए 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़ दिया है ताकि इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जा सके। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही एसेट मोनेटाइजेशन। ये कंसेप्ट इस साल के बजट में आया है, एसेट मोनेटाइजेशन। ठीक है, एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण। अब इसको यहाँ पे समझिए, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आइडिया डेवलप किया गया था और बहुत दिनों से इंडिया इस पे विचार कर रहा था, लेकिन इस साल के बजट में इसे शामिल किया गया है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है वैसे एसेट्स जिनका मोनेटाइजेशन नहीं है, ठीक है, जिनका मुद्रीकरण नहीं है, जो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है,
कुछ समय के लिए उनसे कुछ मोनेटाइजेशन होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो खाली पड़े हुए रहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास एक स्टेडियम है, तो उस स्टेडियम में वो हमारा एक एसेट है, ठीक है, लेकिन उस एसेट में जो मैचेज होते हैं वो कभी कभी होते हैं, और जब मैचेज होते हैं तो उसका मोनेटाइजेशन होता है, लेकिन मैचेज कुछ ही टाइम के लिए होते हैं, बाकी टाइम वो खाली पड़ा हुआ रहता है। तो हम क्या करेंगे, उस एसेट को किसी दूसरे इवेंट के लिए हम उसको लीज पे दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। जैसे कोई भी वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए हम उस स्टेडियम को हम रेंट पे दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उस स्टेडियम का मोनेटाइजेशन होगा, मुद्रीकरण होगा, उससे पैसा आएगा, ठीक है। और जो खाली पड़ा हुआ था साल के बाकी समय में, जब मैच नहीं हो रहा है, तो उस समय भी वहां से पैसा हमें मिलेगा। तो एसेट मोनेटाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने बजट के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसों की जरूरत है। और पैसा हम क्या लेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो हम एसेट मोनेटाइजेशन करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रोडवेज एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ खास वैसा नहीं है। हर साल हमारे यहाँ हर साल के बजट में कुछ ना कुछ रहता है। तो देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट रोडवेज एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि इस साल के रोड और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट दिया गया है वो हाईएस्ट एवर आउटले है, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए जो बजट आउटले दिया गया है 1,18,101 करोड़ का, वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट आउटले है, बजट आउटले है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रेलवे पे। तो यहाँ पे रेलवे में कई सारी चीज़ों को इनिशिएट किया गया है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस साल रेलवे का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया, ठीक है, 2030। तो रेलवे ने एक नेशनल रेल प्लान प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो कि 2030 के लिए है। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाई 2030, यानी 2030 तक हमें एक ऐसा रेलवे सिस्टम बनाना है जो कि फ्यूचर में हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सके। कैसा होगा? फ्यूचर रेडी, मतलब ऐसा रेलवे सिस्टम डेवलप करना है जो कि फ्यूचर में हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा। देखिए, आप रेलवे को अगर देखते होंगे तो अभी भी इसमें मॉडर्नाइजेशन की काफ़ी स्कोप है, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन काफ़ी कम हुआ है रेलवे में। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमें रेलवे से ज़रूरत हो सकती है, रेलवे किस तरह से होगा, हमारे फ्यूचर का रेलवे कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हमें नेशनल रेल प्लान में मिलेगा, जो कि 2030 तक हमें एक फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम डेवलप करना है 2030 तक। इसके लिए हमने एक प्लान डेवलप किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। और दूसरा क्या है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को सबसे मतलब नीचे लाना है। आपको पता होगा कि इंडिया में जो बिजनेस है वो फॉरेन के बिजनेस से कंपटीशन नहीं है उसका। इसका सबसे बड़ा कारण है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, ठीक है। हम कॉम्पिटिट नहीं कर पाते हैं फॉरेन इंडस्ट्री के साथ, या खासकर एक्सपोर्ट हमारा उस तरह का नहीं है, निर्यात वैसा नहीं है जैसा वर्ल्ड लेवल का, क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए रेलवे ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करेगा? लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेगा। और डेडिकेटेड कॉरिडोर का मतलब सिर्फ वहाँ पे फ्राइट
का ही वो होगा। फ्राइट मतलब वाहन ढोने वाले रेलवे, वही सिर्फ चलेंगे वहाँ पे उस कॉरिडोर में, ताकि वो फास्ट हो, अनइंटरप्टेड हो और लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकें। ठीक है, और ये कब से कमीशन होगा? 2022 से, जून 2022 से ये कमीशन हो जाएगा, यानी चालू हो जाएगा। अब है कि पैसेंजर, ये तो फ्राइट की बात हो गई। ठीक है, अब है पैसेंजर के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्थेटिकली डिजाइन विस्टाडोम एलएचबी कोच। एस्थेटिकली का मतलब होता है बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना। एस्थेटिकली मतलब बेहतर अनुभव यात्रा, ऐसा यात्रा होना चाहिए जो कि यादगार रहे। ठीक है, तो पर्यटक रूटों पर सौंदर्यपरक रूप से डिजाइन किए गए, सौंदर्य बनाया गया, रेलवे को थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया गया है, और विस्टाडोम एलएचबी कोच रखा गया है। ठीक है, विस्टाडोम एलएचबी को क्या है, डोम शेप का वो होगा, डोम शेप का होगा, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सेफ्टी को बढ़ाया जाए। अगर कॉलिजन होता है तो उस केस में मिनिमम कैजुअलिटी हो। ठीक है, ऐसा लिए इसके लिए विस्टाडोम एलएचबी कोच तैयार किया गया है। सेकंड है द सेफ्टी मेजर अंडरटेकन इन द पास्ट फ्यू ईयर हैव बोर्न रिजल्ट टू फर्दर स्ट्रेंथन दिस एफर्ट। हाई डेंसिटी नेटवर्क एंड हाईली यूटिलाइज नेटवर्क रूट्स ऑफ इंडियन रेलवे विल बी प्रोवाइडेड विद एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम दैट एलिमिनेट ट्रेन कॉलिजन ड्यू टू ह्यूमन एरर। ठीक है, कॉलिजन को कम करने और एक्सीडेंट को घटाने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, इंडिजीनियसली यानी भारत में ही वो सिस्टम डेवलप किया गया है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। ठीक है, ऑटोमेटिक वो अगर कॉलिजन होता है तो समय ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन इंश्योर करेगा वो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो शहरी अवसंरचना में सबसे इम्पोर्टेंट क्या इसमें किया गया है कि मेट्रो जो ट्रेन है, ठीक है, मेट्रो जो कि अभी 27 शहरों में निर्माणाधीन है। 27 शहरों में मेट्रो ट्रेन अभी निर्माण में है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है 27 सिटीज़ में। तो मेट्रो ट्रेन के साथ साथ दो नई टेक्नोलॉजी लाया जाएगा, और ये 27 सिटी कैसे हैं, बड़े सिटीज़ हैं, टीयर 1 सिटीज़ हैं। ठीक है, 27 सिटीज़ कैसे हैं जहाँ पे मेट्रो ट्रेन बन रहा है, टीयर 1 सिटीज़ हैं, बड़े सिटीज़ हैं। ठीक है, डेवलप्ड सिटीज़ है। लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ साथ मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो का कंसेप्ट लाया गया है, और ये खासकर टीयर 2 एंड पेरिफेरल एरिया ऑफ टीयर 1 सिटीज़, जो टीयर 1 सिटीज़ का पेरिफेरल एरिया होगा। ठीक है, पेरिफेरल मतलब जो उसके आसपास का जो एरिया होगा, और साथ में टीयर 2 सिटीज़ के लिए हम मेट्रो लाइट एंड मेट्रो नियो का कंसेप्ट लेकर आए हैं। मेट्रो लाइट क्या है, छोटा ट्रेन होगा, छोटा मेट्रो ट्रेन होगा जिसमें कम पैसेंजर होंगे, जो हल्का होगा। ठीक है, और जो कम स्पीड से चलेगा। उसी तरह मेट्रो नियो का भी कंसेप्ट हम लेकर आ रहे हैं इस साल के बजट में, ये एक नया प्रोविज़न है। ओके, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपने सुना होगा उड़ान योजना, उसमें क्या है, जो डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनको घाटा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जो बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लाया गया है, स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट लाया गया है, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट लाया गया है। प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग का मतलब है कि आपका जो मीटर होगा वो उसमें प्रीपेड की व्यवस्था होगी। पहले ही रिचार्ज कर लें, 100 रुपये का आप रिचार्ज करेंगे तो 100 रुपये का ही यूज कर पाएंगे, और जब वो 100 रुपया खत्म हो जाएगा आपका रिचार्ज, तो फिर से वो बिजली आपका कट जाएगा। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो डिस्कॉम कंपनी आसानी से बिजली बिल को रिकवर कर सकती है, और दूसरा इससे बिजली की भी बचत होगी। ठीक है, आपको पता रहेगा मेरे पास इतना प्रीपेड है, ठीक है, और इतना हमें यूज करना है ज़रूरत के अनुसार। इससे दो फायदे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो हमारा सेक्टर है, नेक्स्ट जो आते हैं वो है वित्तीय पूंजी। वित्तीय पूंजी, ठीक है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस के सेक्टर में एफडीआई को बढ़ा गया है। अब इसे 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इस बजट का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पिलर पे आते हैं। नेक्स्ट जो पिलर था हमारा, हाँ यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है कि डिसइन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिक सेल को बनाने की घोषणा की है। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटजिक सेल। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्यों करती है? डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनेंस को जुटाती है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कर सके। तो ये बहुत ही स्ट्रेटजिक डिसीजन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेल बनाने की व्यवस्था की है। ठीक है, अनाउंस किया है। ठीक है, और इसके अलावा inspired government has kept working towards a strategic distribution. The financial said a number of transactions, namely BPCL, Air India, Shipping Corporation of India, Container Corporation of India, IDBI Bank, ठीक है, BML, अदर वुड बी कंप्लीटेड इन इतना। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को, ठीक है, एंड एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इस साल डिसइन्वेस्ट करेगी। ठीक है, IDBI के अलावा गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करेगी 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का, और साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जिसमें ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। ये कब होगा? जब प्राइवेट्स का शेयर 51% से ज़्यादा होगा, 51% होगा, ठीक है, या उससे ज़्यादा होगा। तो जो अगर शेयर प्राइवेट में चला जाएगा 51 या उससे ज़्यादा % का शेयर अगर प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा तो ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और उसे ही प्राइवेटाइजेशन बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि IDBI और उसके साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करेगी और साथ ही साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को भी प्राइवेटाइज करेगी। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि LIC के लिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? IPO जनरेट करेगी। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब प्राइमरी शेयर मार्केट में पहली बार कोई कंपनी शेयर अपना डालती है, ठीक है, तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। पहली बार कोई कंपनी अगर शेयर ला रही है, ठीक है, शेयर लॉन्च कर रही है शेयर मार्केट में, तो प्राइमरी शेयर मार्केट में वो लॉन्च करती है और इसे ही इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो LIC के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पिलर है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। तो इसमें सबसे पहले हम कृषि पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर पे बात करते हैं। एग्रीकल्चर में क्या कहा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया गया है एग्रीकल्चर में कि जो MSP अभी तक दी जाती थी, ठीक है, MSP जो अभी तक दिया जाता था वो कितना दिया जाता था? 50% इंक्रीज करके। जो भी इनपुट कॉस्ट होता था फार्मर्स का, उसका 50% इंक्रीज करके MSP दिया जाता था, MSP रखा जाता है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट प्रोडक्शन से पहले ही अनाउंस करती है किसी भी क्रॉप के उसको, ठीक है, और वो कितना दिया जाता था अभी? 50%। जो भी इनपुट कॉस्ट होता था फार्मर्स का, उसका 50% इंक्रीज करके फार्मर्स के लिए किसी भी क्रॉप का MSP डिसाइड होता था। अभी क्या अनाउंस किया गया है कि जो भी इनपुट कॉस्ट होगा उस क्रॉप के लिए फार्मर्स का, उसका 1.5 गुना देगी, ठीक है, उसका कम से कम 1.5 गुना MSP डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने फार्मर्स के इनकम को डबल करने की योजना गवर्नमेंट ने लाई थी। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं कम टाइम में ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कम टाइम में बजट को वो करना चाहता हूँ, और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी पे हमारा फोकस होगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है एग्रीकल्चर में?
एग्रीकल्चर में एक योजना लाया गया इस साल के शुरुआत में। प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना